नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, रीट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया है एक रीट स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसमें सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं सीडीपी यानी कि बाल विकास इसलिए क्योंकि इसका लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट को मैंने प्रॉमिस किया है कि 10 घंटे के क्रैश कोर्स में पूरा करवा दूंगा। अभी तक आपका 5 घंटे का क्रैश कोर्स हो चुका है और इन 5 क्लासेस के अंदर मैं आपको पहली 3 यूनिट यानी पहली 3 इकाई करवा चुका हूँ। आज मैं शुरू करूँगा आपकी चौथी यूनिट आज की क्लास के अंदर, और ये यूनिट है अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड। देखिए, सीटेट को छोड़कर आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है सीटेट में। हालांकि इसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई है, लेकिन बाकी सारे टीचिंग एग्जाम चाहे वो यूपी टेट हो, एसटेट हो, वो DSSB हो, KVS हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम भी मैं इसी यूनिट को दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इसमें आपको करना होगा सिर्फ इतना, आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा रीट प्रिपरेशन। आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा और आगे की जो क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी, और पुरानी जो क्लासेस हुई है उनके भी लिंक आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब उन बच्चों के लिए बात जो ये कहते हैं कि सर आप तो केवल थ्योरी करवा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। या कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जिनको पेपर देख के हाथ पैर फूल जाते हैं या जिनका पेपर पूरा नहीं होता। उन बच्चों के लिए एक ही बात है कि भैया जितने ज़्यादा टेस्ट अगर आप हो सके टेस्ट आप मॉक टेस्ट दो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपका डर खुलेगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। केवल यूट्यूब पे क्वेश्चन करने से फ़ायदा नहीं होता, रियल में अगर आप बैठ के देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो अब उसको कहाँ से कर सकते हैं आप, तो मेरा सजेशन है टेक्स्ट बुक। क्यों? क्योंकि अभी तक का सबसे ज़्यादा सस्ता, टिकाऊ और मतलब सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला अगर कहीं से चीज़ें आ रही हैं तो टेक्स्ट बुक है। देखिए, 299 रुपये का इनका 1 साल का सब्सक्रिप्शन, मात्र 299 रुपये में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें 14,000 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं। और ये केवल टीचिंग एग्जाम के नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप रीट का ले रहे हो तो ये केवल रीट के लिए होगा। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरह की टेस्ट है जिसको आप कहीं से भी देख सकते हो। देखो दिखा देता हूँ, अगर रीट की अगर बात करते हैं ना तो रीट के ही 168 टेस्ट है। रीट का पेपर भी बेशक आगे हो गया है लेकिन 168 दिन नहीं है आपके पास में, देखोगे ध्यान से तो इस वजह से आपके पास बहुत आयत में टेस्ट है। और मान लो रीट का हो जाता है, अभी 20 जून को एग्जाम हो गया, उसके बाद में आपका एमपी टेट आ रहा है, तो एमपी टेट का भी उसी पैसे के अंदर एमपी टेट के टेस्ट कर लेना, ये भी 140 है। इसी तरह से मान लो किसी का सीटेट नहीं है या किसी का D2+ भी नहीं है तो सीटेट के लगभग 300 प्लस टेस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से D2+ के भी होंगे, KVS के भी होंगे, तो 14,000 प्लस टेस्ट हैं जो आपको मात्र मिल रहे हैं 299 के ऊपर। अब ये कैसे परचेज करना है, और परचेज करने की बात भी नहीं है भाई। अगर मान लो आपको खाली फ्री टेस्ट भी देखने हैं तो 7 + 2 9, 9 + 5 14 टेस्ट तो सीटेट के फ्री पड़े हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर रीट की बात करूं तो 5 रीट के हैं और 5 ही आपके एमपी टेट के हैं, तो ये भी बहुत है। तो कम से कम ये आप एक बार अपने लेवल का जरूर चेक करो भाई इस तरह से। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप परचेज करते हैं और आपको अगर कूपन कोड यूज करते हैं TCF10 तो आपको एडिशनल 30 रुपीज़ का डिस्काउंट और मिल जाएगा। इस तरह से आपका जो ये 299 का है ये 269 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 269 रुपये का हो जाएगा, ये आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको जैसे कि सिलेबस के अंदर 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। अब एक और चीज़ है, आज की वीडियो में मैं एक काम और करूँगा भाई, अलग अलग जो मेरे टॉपिक है ना उन टॉपिक का मैं पॉइंट बना दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट वहाँ क्लिक करेंगे और आप उस जगह पहुँच जाएंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं आपके लिए करूँगा, क्योंकि मेरे पास आई थी ये रिक्वेस्ट कि सर इस तरह से लंबी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता या हम एक साथ वीडियो नहीं देख पाते। हालांकि मैं वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूँगा, इसलिए टुकड़ों में बनाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये भी करूँगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अर्थ, कारक, प्रकार और सिद्धांत। अर्थ यानी कि जो आपका लर्निंग का मीनिंग होता है या अधिगम का अर्थ होता है। कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग कौन से होते हैं, कौन से कारक प्रभावित करते हैं अधिगम को। इसी तरह से प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन सी होती है हमारी। इसी तरह से सिद्धांत ये वो नहीं है कि अधिगम के सिद्धांत, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, शायद इसके ऊपर टोटल 2 क्लास रहेगी आपकी। और ये अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो टोटल 4 क्लासेस के अंदर इसको खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने बताया ना इसके ऊपर टाइम दूंगा। तो ये, लेकिन ये वो सिद्धांत नहीं है, ये है लॉज ऑफ लर्निंग यानी नियम। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लर्निंग के बारे में कि लर्निंग है क्या। देखिए ये मैंने कुछ चीज़ लिखी हुई है, 3 वर्ड लिखे हुए हैं। ये 3 वर्ड कहाँ से आए हैं दिखा देता हूँ। आरबीएससी की किताब अगर आप खोलते हैं, किताब में 6 चैप्टर खोलते हैं, या फिर एनसीईआरटी भी अगर आप खोलेंगे, एनसीईआरटी साइकोलॉजी, ठीक है, एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 11th छठा ही चैप्टर उसके अंदर भी है, और आरबीएससी की किताब के अंदर भी छठा ही चैप्टर है। तो आप ये पाएंगे ये तो भैया ये देखो, व्यवहार व व्यवहार की क्षमताओं में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव अथवा अभ्यास के कारण होता है। तो यहाँ से मैंने 3 चीज़ें उठा ली हैं, इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। यहीं से आप मीनिंग समझ जाओगे कि आखिर लर्निंग है क्या। देखिए लर्निंग हमारे व्यवहार के अंदर एक परिवर्तन है, ठीक है। परिवर्तन कैसा है, बदलाव कैसा है, जो तुलनात्मक रूप से स्थायी है। अब ये तुलनात्मक रूप से स्थायी क्या होता है, देखिए पूरी तरह से स्थायी क्या होता है कि मान लो आपकी हाइट हो गई 6 फीट, ठीक है, तो क्या वो कभी घट जाएगी वापस, ठीक है, तो वो तो आप स्थायी हो गई ना, कि आपकी 6 फीट हो गई तो 6 फीट हो गई। तो ये हमारी जो लर्निंग होती है ये स्थायी नहीं होती पूरी तरह से। आज आपको कोई चीज़ें याद है, आज आपको कोई लर्निंग है, लेकिन अगर आपने, जब हम नियम करेंगे ना, तो एक डिसयूज का नियम होता है कि जब हम उसको कम प्रयोग करते हैं तो हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी स्थायी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ ये जरूर रहता है कि हाँ हमारी रिलेटिवली परमानेंट होती है, तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है। वो कैसी है कि कई बार ये होता है कि हमारी बिल्कुल ही बहुत कम टाइम के लिए कोई चीज़ हो रही है, बहुत कम टाइम के लिए कैसी चीज़ होती है, मान लो कुछ आपको थकान हो गई और आपके जो बिहेवियर में चेंज आया, तो वो आपका क्या लर्निंग है, नहीं। इसी तरह से मान लो आप कोई दवाई ले रहे हो या कोई ड्रग्स ले रहे हो या आपका कोई शराब वगैरह भी लोग पीते हैं, तो उनके बिहेवियर में उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए चेंज आ जाता है, जब तक वो नशा रहता है उनको उस चीज़ का, ठीक है। तो क्या वो स्थायी होता है, नहीं। वो रिलेटिवली परमानेंट भी नहीं होता, वो केवल बहुत कम छोटे समय के लिए होता है। तो ऐसे कोई चेंजेस भी नहीं देखने, क्योंकि आपने देखा होगा शराब पी के तब जिन्होंने कभी इंग्लिश बोली भी नहीं, वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं टूटी फूटी, ठीक है। तो वो उनकी लर्निंग नहीं है, वो लर्निंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बदलाव। देखो बदलाव को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब आप विकास पढ़ा रहे थे तब भी आपने बदलाव के बारे में बात करी, मैच्योरेशन पढ़ा रहे थे तब भी बदलाव के बारे में बात करी, जब आप इवोल्यूशन की चीज़ होती है उसके अंदर भी बदलाव होते हैं, अधिगम है ये भी बदलाव है। तो हम समझे कौन से बदलाव तो विकास है, कौन से बदलाव परिपक्वता है, कौन से बदलाव अधिगम है, लर्निंग कौन से है, मैच्योरेशन कौन से है। तो भैया देखो ध्यान से समझना, अब अगर मैं विकास के बारे में बात करता हूं तो विकास के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक को तो मैं कहूँगा अधिगम वाली चीज़, ठीक है, लर्निंग वाली चीज़, और एक कहूँगा परिपक्वता। परिपक्वता और अधिगम बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, समझना इस चीज़ को कैसे है। विकास के अंदर ही ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लर्निंग अगर हम कर रहे हैं ना तो उसकी वजह से भी विकास हो रहा है, तो ऐसी बात तो है। तो एक पक्ष विकास का अधिगम हो सकता है और एक परिपक्वता है, लेकिन कौन सा पक्ष परिपक्वता है और कौन सा अधिगम है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सा हमारा साइड हम किसको लर्निंग बोलेंगे और किसको मैच्योरेशन बोलेंगे, विकास वाले को। देखो अगर मान लो आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, अभी आप टाइप्स ऑफ लर्निंग सीखोगे तो उसके अंदर स्किल है, कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो वो लर्निंग है आपकी, ठीक है। लेकिन परिपक्वता क्या है, परिपक्वता है आपके जो जीन्स है ना, जीन्स में कोई आपकी कोडिंग है, ठीक है, आपका एक डेवलपमेंटल टास्क है, एक साइकोलॉजी के अंदर टर्म है डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। विकासात्मक टास्क को हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी मेरे को नहीं पता क्योंकि ये बाहर वालों ने दी है, इस वजह से मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। डेवलपमेंटल टास्क है, उसके अंदर होता क्या है कि आपकी उम्र के हिसाब से उन्होंने कुछ चीज़ें कर दी कि इस उम्र तक आपको ये चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ अपने आप ही होती है। मान लो आपकी 15 साल के हो गए और आपकी हाइट बढ़ रही है, तो उसके अंदर आपकी लर्निंग नहीं हो रही, उसके अंदर आपकी परिपक्वता हो रही है कि आपको उस उम्र के साथ में वो चीज़ खुद ब खुद आ रही है, समझ रहे हो। तो ये आपके जीन्स में होती है ये चीज़ें। अब जीन्स में क्या होती है, मैच्योरेशन क्या होती है कि जो जैसे हम हैं, ठीक है, मैं अगर आदमी हूँ या फिर मैं मनुष्य हूँ तो मैं मनुष्य के हिसाब से करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि 20 साल, मेरी अभी 25 साल उम्र है तो ऐसा नहीं है 26 साल की उम्र में मैं उड़ने लग जाऊँगा, नहीं। वो काम होगा चिड़िया में, ठीक है, वो चिड़िया के बच्चे करेंगे जो उनमें खुद ब खुद आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कि मछली को तैरना आ रहा है या ये सारी चीज़ें हैं, तो वो परिपक्वता है उनकी, उनके जीन्स में वो ऑटोमेटिक है, उनके जीन्स में है ही, पहले से ही वो चीज़ है, समझ रहे हो कि भैया वो आएंगे। वो जैसे आपने देखा हो भैंस का बच्चा होता है, पैदा होते ही चलने लग जाता है, ठीक है, आदमी का बच्चा नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर जो परिपक्वता है, जो मैच्योरेशन है, वो हमारे जीन्स में उस तरह से नहीं दी हुई है,
ठीक है, जो कि उसके अंदर है, जो भैंस के बच्चे में है जो, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, यानी हम अपने जीन्स के हिसाब से, जो हमारी अनुवांशिकता के हिसाब से कोई काम जिस समय पर होना है और वो अपने आप हो जाता है, हमारे उसके अंदर कोई एफर्ट नहीं लगते, ये समझ लेना, कोई एफर्ट नहीं लगते, तो वो सारा हमारा मैच्योरेशन और परिपक्वता में आता है, हमारी हाइट बढ़ रही है, इसके अंदर मेनली हमारा वृद्धि वाला पक्ष कह सकते हो आप, ठीक है। या हम कोई चीज समझने लायक बन जाते हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आगे जाके कि लर्निंग कहीं ना कहीं डिपेंड जरूर करती है परिपक्वता के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 साल के बच्चे को आप साइन थीटा कोस थीटा नहीं पढ़ा सकते, अभी उसका मस्तिष्क उस तरह का विकास नहीं हुआ उसके मस्तिष्क का, यानी कि अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है उतना कि आप वो चीज़ उसको पढ़ा सको या वो सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर सको, क्योंकि उसकी एज कम है। ये सारी चीज़ें ये चलती है एज के साथ चलती है मैच्योरेशन, जबकि जो लर्निंग रहती है वो बियॉन्ड द एज है, वो सारी उम्र चलती रहती है, जैसे विकास चलता रहता है। और मैच्योरेशन हमारा एक उम्र के बाद में बंद हो जाता है, 20-21 साल 25 साल, तो हम मैच्योर हो जाते हैं हर चीज़ को समझने के लिए या हर चीज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें रहती है। अब इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन भी हमारे बदलाव होते हैं, लेकिन वो बदलाव होते हैं जो एक लंबे समय में, कई सैकड़ों साल में किसी, जैसे हमने क्या किया, हम इवोल्व हुए हैं। इवोल्व आपने वर्ड सुना होगा ना, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी है कि भाई हम बंदर से आदमी बने हैं, तो हम टाइम के साथ चेंज हुए हैं, तो हमारे उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जीन्स के अंदर ही बदलाव आ गया, जो हमारे जीन थे ना, जीन के अंदर ही बदलाव आ गया, तो उसको कहते हैं इवोल्यूशन, और ये बहुत लंबे टाइम के अंदर होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें है, तो आई होप आपको इन चारों कंसेप्ट के अंदर अब कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो विकास के ही आप पार्ट मान सकते हो अधिगम को और परिपक्वन को, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका हो गया है। अब समझो एक चीज और बताता हूं। हाँ कहाँ गया, देखो अब ये जो चेंजेस होंगे, ये चेंजेस होंगे कैसे, ठीक है। अब ये चेंजेस या तो अनुभव से होंगे, अगर मैं लर्निंग की बात करता हूं, या तो मेरे अनुभव से होंगे या मेरे अभ्यास से होंगे। कैसे? कि मान लो मैं बार बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइकिल चलानी आ गई तो वो मेरा अभ्यास हो गया। मैं मैथ्स की बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैथ्स मुझे आ गया, तो वो मेरा लर्निंग हो चुकी है। लर्निंग एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोडक्ट नहीं है, समझ लेना इस चीज़ को। लर्निंग मेरा प्रोसेस है, प्रोडक्ट क्या होता है? अंतिम चीज नहीं होती। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग मेरी एक प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग मेरी प्रक्रिया है, ना कि कोई उत्पाद है लर्निंग को। इस बात को ध्यान से रखना, इसके ऊपर भी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। जबकि जो मेरा ये होता है इसी तरह से अनुभव है। मान लो आपने कभी कोई ऐसा चीज कर दी कि मान लो आप कोई बच्चा कुछ चुरा रहा था, चुराते हुए उसको वो पकड़ा गया, उसकी पिटाई हुई, इस वजह से अब उसने चोरी करना छोड़ दिया, उसको अनुभव हुआ। आपने कोई गर्म गिलास का कोई चीज़ थी वो आपने पकड़ लिया। ऐसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो क्या है कि वो अनुभव से आपने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, और अभ्यास से सीखे हैं, करत करत अभ्यास, वो वाली सारी चीज़ें हैं, अभी बात करेंगे उनके बारे में भी हम, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्टर किस तरह के हैं। अब देखो एक चीज़ और है, पहली बात तो इस चीज़ में मत घुसना कि जो मैंने फैक्टर यहाँ लिखे हुए हैं पेपर में केवल यही आएंगे। आ सकते हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डालूं, लेकिन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने की जरूरत करूंगा कौन से कारक होते हैं। पहला तो कारक होता है आंतरिक, एक होता है एक्सटर्नल यानी बाह्य। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है? वो कारक हैं जो मुझसे रिलेटेड हैं, समझ रहे हो। मेरा IQ क्या है, तो मेरी लर्निंग उस हिसाब से होगी। मैं कितना मोटिवेटेड हूँ किसी चीज़ को भी करने के लिए, मेरी उसके हिसाब से होगी। मैं कितना मैच्योर हूँ, तो वो ये सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड हैं, ठीक है। मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, मैं किस तरह से चीज़ें सीखता हूँ, अधिगम शैली क्या है मेरी, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ मेरी मैटर करती हैं कि मेरी लर्निंग कैसे हो या मेरी किस तरह का मेरा अधिगम रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। अब देखो इसके अंदर हो सकता है इसके अंदर और कुछ आ जाए, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट आ जाए, रुचि आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं मैंने सारी चीजें नहीं करी हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि फैक्टर है वो सारी चीजें जो लर्निंग को फर्क डालते हैं। इसी तरह से बाह्य के अंदर मैंने डाला है मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा सोशली कितना स्टेबल हूँ, मेरे पापा कितना पैसा कमाते हैं, फाइनेंशियली मेरा कितना है। अब मान लो एक बच्चा है जिसके पापा कमाते ही दिन में 100 रुपये हैं, तो आपके हिसाब से उसका लर्निंग किस तरह की रहेगी, समझ रहे हो।
वो हर तरह की लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो पैसा बचाने की सोचेगा। मैं तो इस चीज़ के ऊपर, और एजुकेशनल लर्निंग की अगर आप बात करोगे, यहाँ का केवल एजुकेशनल लर्निंग को लेके मत चलो, ओवरऑल लाइफ की जो लर्निंग है उसके अंदर भी चीजें देखो, कि वो पैसा बचाने का सोचेगा, और जिसके पापा उसको खुद ही बच्चे को 500 रुपए दिन में दे रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा, वो उसकी लर्निंग अलग तरह की रहेगी। समझ रहे हो? इसी तरह से अगर मैं खाली एजुकेशनल बैकग्राउंड की भी बात करता हूँ, तो मैं पिताजी, उसके मम्मी पापा कैसे हैं पढ़ाई के अंदर, ठीक है, वो अपने बच्चे को पढ़ाई में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों का भी फर्क पड़ता है पढ़ाई के ऊपर, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर। स्कूल और टीचर, स्कूल कैसा है, टीचर कैसे हैं, टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, टीचर मारते हैं, पीटते हैं, रट्टू तोता बनाना सिखा रहे हैं, क्या करना सिखा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। इसी तरह से सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर क्या है। सामाजिक स्तर कई बार वो चीज़ होती है कि मैं बात करता हूँ इसके ऊपर बार बार, जब SC ST उनके ऊपर रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, तो भैया इस चीज़ का अगर आपको लगता है ये वाली चीज़ें कि नहीं अभी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। आप अभी भी अगर अपने देश में कहीं जाओगे ना, गांव देहात में या किसी MP में जाओगे या कहीं जाओगे, तो आपको पता चलेगा सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक स्तर का प्रभाव अभी भी है। तो वहाँ पढ़ाई के अंदर भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उनको कह दिया जाता है कि भैया आपको तो ये काम करना नहीं है। आज की डेट में भी ये चीज़ें चलती हैं, तो समझ सकते हो। और खाली SC ST की बात नहीं कर रहा मैं, गरीब तबके की भी बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ, कि लड़कियों को जितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। देखो लड़कियों को क्या होता है, आप कह के दिखाओ कि जी लड़की MBA करूंगी मैं, तो लड़कियों के लिए ज़्यादातर कोशिश क्या की जाती है, वो टीचिंग में आए, समझ रहे हैं। लड़कों के लिए कोशिश क्या की जाती है, वो MBA IIT और इन सारी चीज़ों में जाए। तो समझना इस चीज़ को, तो ये चीज़ें भी हैं। ये सामाजिक स्तर केवल सामाजिक उस चीज़ का नहीं है, समाज हर तरह से बटा हुआ है आपका, चाहे वो लिंग के हिसाब से हो, वो किसी भी हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो और इस तरह से भी बटा हुआ है कि जिसके मान लो जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो उसके लिए अलग चीज़ रहेगी, और जिसके पापा मान लो कहीं पे काम नहीं करते, किसान का बच्चा है, तो उसके लिए अलग चीज़ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ऊपर भी फर्क पड़ता है पढ़ाई के ऊपर, समझ रहे हो। तो चलिए, ये कारक हैं आपके, मैंने बताया कि ये सारे कारक मैंने नहीं लिखे हैं। अब आपको कमेंट में क्या करना है, कमेंट में बताना है कि और कौन से कारक हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है भैया, कमेंट में बताएंगे, देख पता तो चले कितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई अब, ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, अब ध्यान से देखना। अधिगम के प्रकार, अब देखो अधिगम के प्रकार हर लोगों ने अलग अलग दिए हैं। अगर मैं अधिगम की बात करूंगा ना, तो आज तक इसकी डेफिनेशन हो रही है और इसके बारे में इसको क्लासिफाई किया जा रहा है। मैं जो मेनली जो ज़्यादा प्रचलित है, मैं वो प्रकार आपको बताऊंगा। पहला तो आपका स्किल या मोटर लर्निंग। अब देखो ये वाली चीज़ें आपका RBSC बोर्ड में भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक सेकेंड, कि उन्होंने इसके बारे में बात कर रखी है। देखो यहाँ अगर आप देखोगे वर्बल, देखो वर्बल लर्निंग, वाचिक शाब्दिक, कंसेप्ट लर्निंग, स्किल लर्निंग, तो इन सारी चीज़ों को इसी वजह से मैंने ये पॉइंट जरूर लिया है और ये वाला परसेप्शन लिया है, ठीक है, कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ लर्निंग ये 7 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे जब थ्योरी ऑफ लर्निंग करेंगे ना, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो उसके अंदर मैं अलग तरह की चीज़ें बात करूँगा, उनके अंदर भी चीज़ें होंगी, उनके लिए अलग तरह की चीज़ें होंगी। देखिए, पर स्किल और मोटर लर्निंग, जब आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, वो आपका हो सकता है क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं आप, वो हो सकता है आप जो रस्सी पर चलते हैं लोग, ठीक है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे, उनकी स्किल अलग होती है। जो आपके सर्कस में काम दिखाते हैं, उनकी स्किल अलग होती है। राइटिंग, इनफैक्ट आप जो लिखना सीख रहे हैं ना, राइटिंग भी एक स्किल है, वो एक अलग स्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो जो भी आप स्किल सीखेंगे वो है, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह की लर्निंग तो ये हो गई, एक तरह का अधिगम तो ये हो गया। दूसरा होता है आपका शाब्दिक या वाचिक अधिगम, ये आपका वर्बल लर्निंग, आपको बोलना, भाषा से रिलेटेड जो चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा, ये शब्द नया आ गया, ये पुराना शब्द है, ये सारी चीज़ें हैं, इस शब्द का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें आपकी वर्बल लर्निंग होती है, ठीक है। बोलना वगैरह ये सारी चीज़ें आपने ऊपर सीख ली है, लेकिन शब्द के बारे में आप जानकारी कर रहे हैं, स्पेलिंग आप याद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, तो ये वर्बल लर्निंग होती है। फिर आपका होता है संप्रत्यय अधिगम या कंसेप्ट लर्निंग, आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मोशन क्या है, ठीक है,
मोशन क्या है, आपका नंबर सिस्टम किसको कहते हैं, आपका कोई भी अलग तरह की है, या फिर मैं ये कह रहा हूँ अधिगम क्या है। अधिगम भी तो एक कंसेप्ट है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक संप्रत्यय अधिगम बोलते हैं इसको, कि आपको अलग अलग कंसेप्ट की जानकारी होती है। ठीक है, फिर आपका होता है डिस्क्रिमिनेशन। जब आप विभेद करना सीख जाते हैं चीज़ों के अंदर, आप सीख रहे हैं आपका दो चीज़ों के अंदर, अभी इसके अंदर जब मैं क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ाऊंगा अगली वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर एक चीज़ है विभेदीकरण। तो वहाँ वो चीज़ है कि मैं दो अलग अलग चीज़ों में, दो अलग अलग स्टिमुलस के अंदर मैं फ़र्क करना सीख रहा हूँ, दो अलग अलग लोगों में फ़र्क करना सीख रहा हूँ। अब देखो कई बार ये चीज़ होती है, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। विभेद केवल वो चीज़ नहीं होती, विभेद आप कई बार आपको लगता है कि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आप विभेद नहीं कर पाते। जैसे मान लो मैं यहाँ आया था, नॉर्थ ईस्ट में आया था, तो नॉर्थ ईस्ट में जब मैं असम में पोस्टेड हुआ ना पहली बार, तो मेरे को सारे बच्चे मेरी क्लास में एक जैसे लगते थे, सारे बच्चे एक जैसे लगते थे, मैं विभेद नहीं कर पाता था। लेकिन जितना ज़्यादा मैं उनके साथ रहा हूँ, तो अब हो सकता है आपके साथ में भी ये चीज़ें हों, आप कह सकते हो ये चीज़ें, ठीक है, कि हमें एक जैसे बच्चे लगते हैं, वहाँ के एक जैसे लगते हैं सारे, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा मैंने ये चीज़ सीखी है, डिस्क्रिमिनेशन करना सीखा है, डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव एस्पेक्ट में, कि हाँ भाई ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ होती है। फिर आपको होता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। अब आपको नियम सीख रहे हो, आप साइंस का कोई नियम सीख रहे हो, आप मैथ का कोई नियम सीख रहे हो, आप अलग अलग तरह के नियम सीख रहे हो, तो वो लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल या नियमों को अधिगम है। फिर आप बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान अधिगम। आप समस्या समाधान करना सीख रहे हो कि आप अगर इस उसमें, अब आपका ये एजुकेशनल भी हो सकता है, या आपका अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती है, कि ये समस्या आ गई, आप उस समस्या से कैसे निपटेंगे, या ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, तो ये भी अलग अलग तरह का होता है। इसी तरह से आपका एटीट्यूड लर्निंग होता है, मनोदृष्टि, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसके अंदर ही एक आ जाती है लर्नर हेल्पलेसनेस, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, जब आपको आगे बताऊंगा ना, तो उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये सारी जो चीज़ें हुई है ना, वो क्लासिकल, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बात करेंगे हम, ठीक है। तो समझ लेना, तो ये 7 तरह के अधिगम के प्रकार हैं, या आई होप आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल लॉ ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल लॉ ऑफ लर्निंग, अब एक चीज़ बताता हूँ, ये एक किताब लिखी गई थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी भैया, अब मुझे कृपया करके हिंदी में मत कह देना कि सर इसका हिंदी में मतलब बता दो। वैसे तो शैक्षिक मनोविज्ञान इसको मतलब होता है, लेकिन उस किताब का नाम ही एजुकेशनल साइकोलॉजी था। मान लो पीटर है, पीटर का नाम आप यहाँ पे कुछ और कहने लग जाओगे, तो वो तो इंग्लिश का नाम है ना भाई। तो उन्होंने अपनी किताब का नाम लिख दी। किताब किसकी थी? ये थी थॉर्नडाइक की किताब थी, समझ रहे हो। थॉर्नडाइक का नाम तो आपने नहीं बदला हिंदी में, थॉर्नडाइक को थॉर्नडाइक पढ़ते हो ना, तो उसकी किताब को भी कृपया करके एजुकेशनल साइकोलॉजी ही पढ़ना, ठीक है। वो 1903 में लिखी गई थी। इसके अंदर इन्होंने ये लॉज दिए थे, या ये प्रिंसिपल दिए थे, अधिगम के सिद्धांत कह सकते हो या नियम कह सकते हो, ये नियम दिए थे, ठीक है। कई बार कंफ्यूज ये कर दिया जाता है, उनकी एनिमल इंटेलिजेंस उन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जो आपका त्रुटि और कौन सा सिद्धांत था, ट्रायल एंड एरर, इंग्लिश के अंदर तो यही है, ट्रायल एंड एरर था, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, तो ये थी, ये एनिमल इंटेलिजेंस, ये 1898 में किताब लिखी थी। उस किताब में ये था एनिमल इंटेलिजेंस के अंदर। और ये एक अलग किताब लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में, 5 साल बाद, वहां पे ये वाले नियम दिए गए थे। तो समझना इस चीज को, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, अब एक काम करना, अब ट्रायल एंड एरर का हिंदी में जो नाम होता है वो मुझे लिख के बताना, कमेंट में जरूर लिखना। देखते हैं यहां तक कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, पता चलेगा मुझे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या कौन से सिद्धांत थे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले भैया 3 तो प्राइमरी लॉ थे, 3 तो मुख्य नियम थे। मुख्य नियम कौन कौन से थे समझ लेना। इन मुख्य नियम के बारे में भी बात करूंगा, और मैं आपको अलग अलग तरह के बारे में बात करूंगा कि इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि आपका पेपर के अंदर क्या आएगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, वो रेडी हों पढ़ाई करने के लिए। वो जब रेडी होंगे पढ़ाई करने के लिए, तभी आप उनको पढ़ा सकते हो, ये बात समझो। इसीलिए हमारा काम ये होता है, जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम रेडी करते हैं बच्चों को
पढ़ाने के लिए। अब उनसे बात करेंगे सिंपल सिंपल, जाते ही पढ़ाना शुरू नहीं कर देंगे, पहले किताब ये है, पहले किताब पेज नंबर ये खोल लो, वो कर लो। लेसन प्लानिंग हो सकता है आप रियल क्लासरूम में यही करते हो, लेकिन जब लेसन प्लान कम से कम करते हो, जो आदर्श आपका लेसन प्लान होता है उसमें क्या करते हो, पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो, उसके बाद में उसका संबंध बनाते हो, उसके बाद उनको कोई एक ऐसा क्वेश्चन देते हो जहां वो अटक जाएंगे और जहां से उनका इंटरेस्ट बनेगा, तो वो आपका होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ठीक है, वो किस कारण से होता है, वो तत्परता के नियम के कारण से होता है। ठीक है, तो पहला नियम था ये। दूसरा होता है अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या इसको उपयोग का नियम भी कह देते हैं कई बार हिंदी में। इंग्लिश में तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज ही था, क्योंकि किताब इंग्लिश में लिखी गई थी। हिंदी के अंदर इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुवाद कर लिया है, इस वजह से इसको कई कभी एग्जाम में ये अभ्यास का नियम आ जाता है, कभी ये उपयोग प्रयोग का नियम आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो भाग थे। इसमें कहा गया कि भैया जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा मैं, उस चीज़ को उतना ज़्यादा सीख दूंगा, और जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस छोड़ दूंगा मैं, उस चीज़ को मैं भूल जाऊंगा। समझ लेना, इस चीज़ को समझ में आया। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा उस चीज़ को मैं याद रखूंगा, और जिस चीज़ को मैं छोड़ दूंगा उसको मैं भूल जाऊंगा। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा, ये तीन मुख्य नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, ये हमारा बेस्ड करता है संतोष, हमारा सेटिस्फेक्शन के ऊपर। कि मान लो आपने तैयारी करी, ठीक है, आपने तैयारी करी, मान लो मुझसे आपने पढ़ाई की सीटेट की पढ़ाई करी और आपका सीटेट अच्छे नंबर से पास हो गया। ठीक है, तो आप अगली जो रीट की तैयारी करोगे या फिर केवीएस की तैयारी करोगे वो भी मुझसे करोगे, और करोगे जरूर। क्यों करोगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव वो मिला है, आपको संतोष हुआ है कि आपने पास किया, और आप यहाँ ये चैनल देख के पास हुए हो, इस वजह से आप इसी को फॉलो करोगे, इस वजह से आप आगे भी पढ़ोगे। समझ रहे हो, ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। मान लो आप किसी ने मेरा चैनल देखा और वो सीटेट में ही फेल हो गया, तो भैया मैं कह रहा हूँ कि रीट की पढ़ लो, तो वो रीट का पढ़ने के लिए उसको मन ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो संतोष नहीं होगा, उसको वो संतोष ही प्राप्त नहीं कर पाएगा कि भैया मैं तो फेल हो गया था। ठीक है, इसीलिए इसका जो मेन होता है ना, इसीलिए ये कहा गया है कि पहली से 8वीं तक जो ये वाली बात थी ना कि बच्चों को फेल मत करो, बच्चों को फेल मत करो, वो लॉ ऑफ इफेक्ट की वजह से ही था कि बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे अर्ली स्टेजेस में। फिर ठीक है, कि आप फेल करोगे, या हम ये कह देते हैं बच्चों को पनिशमेंट मत दो, क्योंकि पनिशमेंट या ये सारी चीजें दोगे ना तो इससे वो संतोष प्राप्त थोड़ी होगा। किसी को 2 डंडे खा के संतोष किसको प्राप्त होता है बताओ, समझ रहे हो, या फेल होके किसको संतोष प्राप्त होता है। तो मैं अगर कुछ लर्निंग कर रहा हूं और उस लर्निंग करने से अगर मेरा कोई फायदा है तो मैं उसको आगे कैरी ऑन करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज आ जाती है लर्न हेल्पलेसनेस। इसके ऊपर मैं बात करूंगा जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की हम बात करेंगे ना, जब ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां था कि कई बार ऐसा होता है जब हम बार बार फेल हो रहे होते हैं ना, तो हम उस चीज को सहने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया ये चीज तो हमारी किस्मत में तो लिखा ही है, हमारी किस्मत में नौकरी ही नहीं है, तो वो वाली चीज आ जाती है। जब बार बार असंतोष हो जाता है तो वहां वो लॉ ऑफ इफेक्ट ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सेकेंडरी लॉज के ऊपर। सेकेंडरी लॉ हमारा है, पहला तो है मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये क्या है कि हम कई बार कुछ भी लर्निंग करने के लिए ना अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। समझ लेना इस चीज़ को, हम एक रिस्पॉन्स नहीं देते, हमारे रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, कि अभी जैसे बिल्ली वाला जब मैं आगे करवाऊंगा आपको, तो बिल्ली वाला आप देखना, बिल्ली वाले के अंदर होगी ये वाली। तो हम कभी भी सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी चीज़ का अलग अलग हम प्रयास करते हैं, अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मैथ्स का कोई सॉल्यूशन है, एक तरीका देखोगे, दूसरा तरीका देखोगे, तीसरा तरीका देखोगे, अलग अलग तरह से आप करोगे। रीजनिंग करने के लिए कम से कम आपका होता है कि अलग अलग तरीके की आप कोशिश करते हो, तो वो होता है आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हो। फिर आपका आता है लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति का नियम। अब देखिए ये क्या होता है कि अगर मेरे लिए किसी चीज़ का पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, मैं किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव हूँ, तो मुझे लर्निंग ज़्यादा होगी।
मैं सोच के ये चल रहा हूँ कि भैया ये तो मुझे आएगा ही नहीं। मैथ से लोग डरते हैं, मैथ से लोग डरते हैं और वो ये सोच के चलते हैं ये तो उनको आएगा ही नहीं, इसी वजह से वो मैथ्स में कमज़ोर रहते हैं। मान लो वो ये सोच के चले कि भैया ये नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो मुझको ना आए, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और इसकी वजह से जो उनकी मनोवृत्ति होगी और वो ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये होता है। फिर आपका आ जाता है लॉ ऑफ एनालॉजी या एसिमिलेशन, समानता और आत्मीकरण का नियम। अब ये क्या होता है कि जिस चीज़ में पुरानी चीज़ नई चीज़ से जितनी ज़्यादा मेल खाती है ना, उस चीज़ को हम उतना ज़्यादा सीखते हैं, उतना जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इसी को लेके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 तरह की दी गई हैं। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक अधिगम अंतरण, कई बार ये स्थानांतरण बोल देते हैं, अधिगम स्थानांतरण, कई बार हिंदी में अधिगम अंतरण बोलते हैं। समझ में आ गया? इंग्लिश में सेम रहेगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समझ लेना भाई इस चीज़ को। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि कोई दो चीज़ें हैं, कोई दो चीज़ों में मान लो मेरी कोई समानता है। ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलानी आपको आ गई और आप बाइक चला रहे हो तो आपको समानता है ना साइकिल में और बाइक में, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो आप उस बच्चे से पहले बाइक चलाना सीख जाएगा वो बच्चा जिसको साइकिल चलानी आती होगी। साइकिल चलानी जिसको आएगी वो बाइक चलाने वाले बच्चे से पहले साइकिल चलानी सीख जाएगा, बाइक चलानी सीख जाएगा जिसको नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि उसको तो अभी बैलेंस बनाना भी सीख रहा है, जबकि उसमें से उसको कुछ चीज़ें आती हैं। समझ में आया? तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है जो आपको नई चीज़ सीखने में हेल्प करती है और आप उसकी वजह से जल्दी सीख लेते हो। ठीक है, अब अगला है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। किसी को रोटी बनानी आती है भैया, किसी को रोटी बनानी आती है और वो अब साइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये आपके होते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई ना तो वो हेल्प करेगा ना वो उसके बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये होता है शून्य स्थानांतरण, इसके अंदर कोई वो नहीं होता। ठीक है, कि वो चीज़ आपको चाहे आती है या नहीं आती है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। समझ में आया? कि अगर मान लो एक बंदा कहता है मेरे को रोटी बनानी आती है और अब मैं साइकिल बना रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको रोटी नहीं बनानी आती है उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब कोई अलग से उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? जब आपकी पहली सीखी हुई चीज़ दूसरी सीखी हुई चीज़ में बाधा उत्पन्न करती है, दूसरी सीखने में। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ सीख ली, अब मैं दूसरी चीज़ सीख रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि जी ये तो अब आपको हेल्प करेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने पहले कुछ सीख लिया ना और अब मैं कोई दूसरी चीज़ सीख रहा हूँ तो वो बाधा उत्पन्न करती है। मान लो आपने कोई चीज़ किसी से पहले गलत सीख ली, गलत पढ़ ली पहले, ठीक है, और अब आप और एक बच्चा है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो अब जब मैं उसको या कोई भी उसको कोई सही चीज़ पढ़ाएगा तो जिसने गलत पढ़ ली ना उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसको लर्निंग करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, और जिस बंदे ने कुछ सीखा ही नहीं है वो ज़्यादा फायदे में रह जाएगा। इसी तरह से क्या चीज़ होती है कि मान लो उर्दू है, उर्दू लिखते हैं, जब उर्दू लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड से लिखते हैं। मैं ये एग्जांपल कई बार देता हूँ, ठीक है, तो उनका हाथ कैसे जाता है? किसी बच्चे ने अगर उर्दू लिखनी सीखी है और अब वो हिंदी लिखने की कोशिश करेगा, और एक बच्चा ऐसा है जिसको उर्दू लिखनी नहीं आती और वो सीधा हिंदी लिखने की कोशिश करेगा, तो जो सीधा हिंदी लिखने की कोशिश करेगा उसको वो बेहतर होगा उस चीज़ में। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि उसका जो उर्दू लिखेगा ना, उर्दू लिखने आपको पता होगा कि वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, समझ रहे हो? तो यहाँ से यहाँ लिखी जाएगी तो उसका हाथ हमेशा इधर आएगा पहले, और जो हिंदी लिखने वाला है उसका इधर ही रहेगा। हिंदी आएगी, जिसने हिंदी इंग्लिश सीखी है तो उसको ये दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से कई बार कार है, कार में आपको पता होगा कि जो इंडिया के अंदर जो कार चलती है उसके अंदर जो ड्राइवर की सीट रहती है वो राइट साइड में रहती है, लेकिन जो बाहर अगर आप देखेंगे तो उनकी लेफ्ट साइड में भी होती है, तो जो वहाँ ड्राइविंग कर रहा है उसको वो दिक्कत आएगी। तो इस तरह की आपकी अलग अलग दिक्कतें होती हैं। अब आपको एग्जाम्पल एक क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देना है कि और कौन सा एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का हो सकता है कि आप अगर आपने कोई चीज़ सीख ली और वो दूसरी चीज़ सीखने में आपको दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ शिफ्टिंग पे। ये क्या है? ये है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, यानी संबंधित परिवर्तन का नियम। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब कोई नई चीज़ सीख रहे हैं ना भाई, तो आप
पुरानी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में कर रहे थे ना, तो ये इसके अंदर भी होता है कि आपने जो यहाँ तो क्या था, ये नियम तो क्या था, लॉ ऑफ एनालॉजी क्या था कि जो जितनी ज़्यादा समानता अगर मुझे मिलेगी उतनी ज़्यादा मैं समानता उसको जल्दी चीज़ें सीखूंगा। दो चीज़ों में अगर समानता है जो मैंने पहले सीखा हुआ है और नए काम में, तो मैं उसको जल्दी कर लूँगा। समझ में आया। लेकिन लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग के अंदर क्या है कि मैं कई बार ऐसा होता है वही चीज़ अप्लाई करता हूँ नई नई सिचुएशन के अंदर भी। ठीक है, कि आपका कोई फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला आपने दूसरी जगह भी अप्लाई कर रहे हो। आप जो चीज़ें होती है ना, जो आपने पहले सीख रखी होती हैं, आप उनको बार बार अप्लाई करने की कोशिश करते हो। ठीक है, मतलब सेम रिएक्शन करते हो, आपका जो रिएक्शन रहता है ना वो सेम रहता है डिफरेंट सिचुएशन में, आपको नहीं पता चलता। जैसे यही चीज़ है कि आपका कोई आदत बन गया, आपका कोई बिहेवियर बन गया कि आपको किसी क्लास में बैठ के बात करनी है। ठीक है, किसी क्लास में बैठ के बात करनी है तो आप हमेशा बैठ के बात करोगे, किसी भी क्लास में चले जाओ। समझ रहे हो, एक क्लास से आपकी आदत बनी। ये वाली जो लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग है ना, ये जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग सीखेंगे ना तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वो उन्होंने यही किया था कि एक एसोसिएशन बना दिया था आपका कि पहले खाने को देख के आपकी लार आ रही थी, मतलब कुत्ते की लार आ रही थी। इसी तरह से आपका घंटी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटी वाले से भी लार लेवानी शुरू कर दी थी आपकी, कि आपकी जो शिफ्ट था ना, आपका शिफ्ट हो गया था, वो आपका परिवर्तन आ गया था आपके बिहेवियर में कि आपका जो काम आप खाने को देख के करने वाले थे, जो रिस्पॉन्स, वही सेम रिस्पॉन्स आप कर रहे हो अब उसको देख के, क्या नाम होता है वो, घंटी की आवाज़ सुन के। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, वो शायद मैं लिखने भूल गया है ना। हाँ, तीन और हैं, तीन और सुन लो ऐसे ही। एक लॉ ऑफ प्राइमेसी है। प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी का मतलब क्या है, प्राथमिकता का नियम। प्राइमेसी का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता का नियम। ठीक है भाई, प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता के नियम के अंदर क्या होता है कि जब हमने जो चीज़ सबसे पहले सीख ली ना, वो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं। और इसका रूल क्या होता है, इसी वजह से ये कहा गया है कि बच्चे को बेस स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर बच्चे का बेस कमज़ोर हो गया तो उसको दिक्कत रहती है। अगर उसको प्राइमरी क्लासेस में ही गलत टीचर्स ने पढ़ाया ना, इसीलिए अगर आप केवीएस का सिलेबस देखेंगे ना, तो केवीएस का सिलेबस आपका टीजीटी से भी मुश्किल है। केवीएस के अंदर, प्राइमरी के अंदर आपका जो प्राथमिक लेवल के जो शिक्षक है ना, उनको वो चाहते हैं कि वो टीजीटी से भी बेहतर हो। एक्चुअली केवी के अंदर फिलहाल इस तरह का चल रहा है। तो वो उनका मानना ये है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को कम से कम प्राइमरी स्टेज पे कोई गलत चीज़ें ना पढ़ाएं, क्योंकि ये माना गया है कि जो चीज़ हमने सबसे पहले सीख ली वो आदत हमारी सही तरह से जाती नहीं है। ठीक है, उसको अनलर्न करने में, अनलर्न यानी कि उसको भूलने में, उस चीज़ को भूलने में, जो हमने गलत चीज़ें सीखी हैं उनको भूलने में टाइम लगता है। ठीक है, फिर आपका होता है लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी क्या होता है, ये होता है नवीनता का नियम। नवीनता का नियम क्या होता है भैया, कि आपने जितनी भी नई चीज़ें सीखी हैं, मान लो आप कोई कुछ भी सीख रहे हो आप, तो उसके अंदर जो आप रिसेंटली आपने सीखी है ना, रिसेंट में आपने सीखी है, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप 7वीं क्लास में हो, 7वीं क्लास का कोई चैप्टर है, या फिर आज की बात करता हूँ मैं, अभी आपने जो फिलहाल साइकोलॉजी पढ़ रहे होगे, वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी जब बनिस्पत जो आपने 6ठी 7वीं में एसएसटी पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ पुरानी होती जाएगी, होता क्या है, पुरानी होने की वजह से उसका क्या होता है, उसका यूज़ आप करना बंद कर देते हैं। जब आप यूज़ करना बंद करेंगे ना भाई, तो आपका वो चीज़ पुरानी होती जाएंगी और आप उसको भूलते जाएंगे। ठीक है, फिर आपका एक लास्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी क्या है, उत्तेजक की तीव्रता। इसके अंदर क्या माना जाता है, इंटेंसिटी, कि जितनी ज़्यादा रियल चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी ना, रियल चीज़ें आपको सिखाया जाएगा, उतना ज़्यादा आप नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, ये लॉ ऑफ इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब कल हम सीखेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज आपको जोन सी सीखनी है कमेंट में बता देना, वो सारी थ्योरीज मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि ये खाली मैं रीड के लिए नहीं कर रहा, ये वाला टॉपिक मैं कर रहा हूँ हर किसी एग्जाम में जो आएगा। ठीक है, तो वो सारी थ्योरी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये थ्योरी में प्रॉब्लम है या ये थ्योरी हम करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे टीसीएफ प्रतीक मलिक, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाए।